मंगल भवन मंगल हारी। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे बायोलॉजी के क्लास 9 वीडियो में, यानी पार्ट 9 हो गए वीडियो बायोलॉजी क्लास 12th बायोलॉजी। तो पिछली बार हमने आपको जो चैप्टर 3 है उसमें आपको ह्यूमन्स रिप्रोडक्शन और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताया था। तो मैंने कहा था शुक्राणु की संरचना यानी स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की संरचना के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, यानी कि इस वीडियो में बात करेंगे हम। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको शुक्राणु की संरचना दिया गया है। देख सकते हैं शुक्राणु की संरचना यहाँ पर किस तरह से बनाया गया है। यहाँ पर देखिए शुक्राणु की संरचना एकदम क्या होते हैं, एकदम सूक्ष्म होते हैं। क्या? एकदम सूक्ष्म, जो माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाते हैं। तो एक्रोसोम यानी कि जो आप हस्तमैथुन करते हैं, हस्तमैथुन, ठीक है, उसमें जो वाइट पेय पदार्थ निकलता है उसे ही हम शुक्राणु कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्राणु। इंग्लिश में उसे स्पर्म कहते हैं। तो बस उसी का क्या दिया गया है, उसमें जो निकलते हैं तो उसमें जो वाइट वाइट पदार्थ होता है, तो उसे यदि उसे हम सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो एकदम छोटा सा इस तरह सा बना हुआ क्या हमारा शुक्राणु दिखाई देगा, उन्हीं उसकी संरचना दिखाई देगी। तो उसमें क्या क्या होते हैं, तो जो ऊपरी भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक उसे हम हेड कहेंगे। क्या कहेंगे? हेड कहेंगे। अब इस तरफ के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस तरफ के बारे में बाद में बात करेंगे। और जो यहाँ पर इस तरह से बना हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? निक यानी गर्दन कहेंगे। और यहाँ से यहाँ तक जो पोस्ट बना यानी जो बना हुआ है उसे हम मिडिल पार्ट कहेंगे, यानी मध्य भाग कहेंगे। और अब आते हैं हम इधर, तो यहाँ पर जो हेड के तीसरे पॉइंट में जो खाली जगह है, दूसरे पॉइंट में जो खाली जगह है, यानी कि ये वाला जगह जो हमने अभी लाल वाला किया है, इसे एक्रोसोम कहते हैं। क्या? एक्रोसोम कहते हैं, एक्रोसोम कहते हैं। अब यह बीच वाला जो भाग है इसे हम केंद्रक यानी यन कहेंगे। और यहाँ पर जो छोटे छोटे दो दांत हैं इसे हम क्या कहेंगे? एक को हम कहेंगे समीप्रस्थ तार केंद्र कहेंगे। क्या? समीप्रस्थ तार केंद्र। दूसरे को हम क्या कहेंगे? दूरस्थ केंद्र तार, दूरस्थ तार केंद्र कहेंगे। और यहाँ पर जो इस ये दिया गया इसे माइक्रोकांडिया कहेंगे। क्या? माइक्रोकांडिया, माइक्रोकांडिया कहेंगे। ठीक है, चलिए अब बारे बारे से हम बात करते हैं। ये तो बड़ा हो गया, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। जो भी बायोलॉजी लिए हैं इस बार उनका बोर्ड एग्जाम होगा तो इस वीडियो को जरूर देखे रहें। और साथ ही यदि रेलवे का एग्ज़ाम देंगे, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी, जो कि हाल ही में आज के दिन पोस्ट का यानी शुभारंभ हो गया है, बहुत से बच्चे भरेंगे। प्रत्येक शुक्राणु पतले व लंबे होते हैं। क्या? जो प्रत्येक शुक्राणु होते हैं पतले व लंबे होते हैं, जिन्हें केवल सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। इसके निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। तो पहला के भाग क्या है हमारा? अभी हमने जो आपको बताया है, पहला भाग होता है हेड यानी कि सिर होता है। यह शुक्राणुओं का शीर्ष भाग होता है। क्या? यह शुक्राणुओं का शीर्ष भाग होता है, जिसमें बड़ा तथा अगुणित केंद्र होता है, जिसके आगे एक टोपी नुमा संरचना होती है, जिसे एक्रोसोम कहते हैं। यह निषेचन के समय अंडाणु के झिल्ली को नष्ट करता है। क्या? यह निषेचन के समय अंडाणु की झिल्ली को नष्ट कर देता है, यानी ध्वस्त कर देता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा पॉइंट है हमारा नेक यानी गर्दन। यह छोटा सा भाग है, इसमें दो तार केंद्र होते हैं। कौन कौन से? एक अगस्त तार केंद्र और दूसरा दूरस्थ तार केंद्र। अगस्त तार केंद्र और दूरस्थ तार केंद्र। और तीसरा क्या है? मिडिल पार्ट। इस भाग को शुक्राणुओं का शक्ति ग्रह कहते हैं। इसमें सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जिसमें माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं, जो शुक्राणुओं को गति प्रदान करने के लिए ऊर्जा देते हैं, एनर्जी देते हैं। और चौथा पॉइंट हमारा क्या है? टेल यानी पूंछ। यह शुक्राणु का अंतिम सबसे लंबा यानी यह शुक्राणु का अंतिम लंबा भाग है, जो जीव द्रव्य की झिल्ली से बना होता है, जो जीव द्रव्य की झिल्ली से बना होता है। लास्ट वाला पार्ट वाला हमारा टॉपिक है अंडज यानी ओजेनिस। अंडज के बारे में बात करेंगे। अंडाशय में स्थित द्विगुणित। क्या? अंडाशय में स्थित द्विगुणित अंड मातृकोशिका या
उगोनिया से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित परिपक्व मादा युग्म का निर्माण अंड जनन कहलाता है। क्या? अंड जनन कहलाता है। एक स्त्री के अंडाशय में अंड जनन की प्रक्रिया तब ही प्रारंभ हो जाती है जब वह स्त्री अपने माँ के गर्भ में होती है। इसी भ्रूण अंडाशय में कई अवस्थाएं होती हैं। तो पहली अवस्था हमारी क्या है? गुणन प्रवस्था, मल्टीप्लिकेशन फेज यानी गुणन प्रवस्था। इस अवस्था में अंडाशय की जननिक एपिथीलियम की कुछ कोशिकाएं आकार एवं आकृति में बड़ी हो जाती हैं, जिसमें कई बार समसूत्री विभाजन होता है, जिसे उगोनिया यानी अंड जननी कहते हैं। शिशु जन्म के समय पुट्टिकाओं की संख्या 20 लाख होती है, यानी 20 से 30 लाख होती है। इसमें लगभग 400 से 450 प्राथमिक हाँ, अब चलिए, तो इसमें से लगभग 400 से 450 प्राथमिक ओसाइट में विकसित होते हैं। और दूसरा पॉइंट है वृद्धि प्रवस्था यानी ग्रोथ फेस। यह प्रवस्था लंबी होती है जो भ्रूणावस्था से प्रारंभ हो जाती है और जब तक परिपक्व अवस्था नहीं आती है तब तक ये बनी रहती है। इस प्रवस्था में उगोनिया की कोशिकाएं पोषक तत्वों को ग्रहण करके आकार में बड़ी हो जाती हैं। इनका केंद्रक भी आकार में बड़ा हो जाता है। तो नेक्स्ट है हमारा परिपक्वन प्रवस्था यानी मैच्योरेशन फेस। वृद्धि प्रवस्था के बाद बनी कोशिका को प्राथमिक ओसाइट कहते हैं, जिनमें अर्धसूत्री एक के फलस्वरूप एक छोटी तथा एक बड़ी कोशिका बनती है। छोटी कोशिका को ध्रुवी केंद्रक तथा बड़ी कोशिका को द्वितीयक ओसाइट कहते हैं। पुनः इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड के फलस्वरूप एक बड़ी अंड कोशिका बनती है तथा 3 ध्रुवी केंद्रक बन जाते हैं, जो प्रायः नष्ट हो जाते हैं। अर्धसूत्री वन में अंडोत्सर्ग के समय होता है, जबकि अर्धसूत्री सेकंड में निषेचन के समय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब अंडाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ ओवम, ठीक है, अंडाणु की संरचना। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक छोटा गोला दिया है अंदर, फिर उसके जो अंदर बड़ा गोला है उसे हम केंद्रक कहेंगे। क्या? केंद्रक कहेंगे। और यहाँ पर जो खाली खाली जगह है इस गोले में उसे हम जोना पेल्यूसिडा कहेंगे। और यहाँ पर जो छोटे छोटे पॉइंट हैं इसे कोशिका द्रव्य कहेंगे। और यहाँ पर जो इसके बाहर जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उसे हम करोना रेडिएक्टा कहेंगे। चलिए, मानव के गोलाकार अचल अंडाणु का व्यास लगभग 1004 होता है। कितना? 100 माइक्रोन होता है। मानव के गोलाकार अचल अंडाणु का व्यास 100 माइक्रोन होता है। तो इस यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है हमें। तो मानव के गोलाकार अंडाणु का व्यास इतना होता है, 100 माइक्रोन। अंडाणु के मध्य में एक केंद्रक यन पाया जाता है। क्या? एक केंद्रक यन पाया जाता है। अंडाणु के चारों ओर एक परत पाई जाती है जिसे हम जोना पेल्यूसिडा कहते हैं। नेक्स्ट है बाहर की ओर एक और परत होती है जिसे करोना रेडिएटा कहते हैं। अब आगे हमारा क्या है? आथर्व चक्र यानी रजोधर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल। आथर्व यानी रजोधर्म, मासिक धर्म जिसे कहते हैं, स्त्रियों में पाया जाता है, यानी गर्ल्स में, फीमेल्स में। मादा में देखो पहला पॉइंट क्या है रजोधर्म का। मादा में रजोधर्म यौनावस्था की मादा में जो रजोधर्म है यौन प्रारंभ यानी प्रारंभ होने पर प्रारंभ होता है। यह 12 से 13 वर्ष की आयु काल में प्रारंभ हो जाता है, कभी कभी 15 वर्ष 16 वर्ष, ठीक है, तथा 45 से 50 वर्ष की आयु तक समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है अपने आप। निषेचन न होने की दशा में गर्भाशय के दीवार तथा अंडाशय में चक्रीय परिवर्तन होता है। इस चक्र को मासिक चक्र कहते हैं। यह लगभग 28 दिन का होता है, यानी 1 महीने का होता है।
नेक्स्ट क्या है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, इसके बाद रुधिर का स्राव शुरू हो जाता है। रुधिर यानी रक्त का स्राव शुरू हो जाता है। इसी रुधिर के साथ अनिषेचित नष्ट हो चुका अंडा भी योनि मार्ग से बाहर आता है। इसे मासिक धर्म कहते हैं। रुधिर स्राव लगभग 4 से 5 दिनों तक होता है, यानी ब्लडिंग जो है 4 से 5 दिनों तक होता है रजो धर्म के माध्यम से, यानी मासिक धर्म। किसी बालिका के जीवन काल में प्रथम बार रजोधर्म होने की घटना को रजोदर्शन कहते हैं। क्या? किसी बालिका के जीवन काल में प्रथम बार रजोधर्म होने की घटना को रजोधर्म कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मादा में स्थायी रूप से मासिक चक्र को रोकने की मादा में स्थायी रूप से मासिक चक्र को रुकने को सजोनवृत्ति कहते हैं। FSH और LH हार्मोन्स के नियंत्रण से ही यह प्रक्रिया होती है। अब हम नेक्स्ट हमारा दिया है फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। क्या है? फर्टिलाइजेशन। निषेचन को इंग्लिश में हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा दिया गया है नर युग्मक यानी शुक्राणु। युग्मक का मतलब क्या था? शुक्राणु। नर युग्मक शुक्राणु के मादा युग्मक यानी अंडाणु। नर युग्मक के शुक्राणु के मादा युग्मक के अंडाणु के साथ संलयन के युग्मनज यानी 2n बनने की क्रिया को निषेचन कहते हैं, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यह इसकी परिभाषा हो गई। नीचे पॉइंट है, निषेचन के लिए नर मैथुन निषेचन के लिए नर मैथुन क्रिया द्वारा स्पर्म को मादा जनन पथ पर स्खलित करता है। मनुष्य में आंतरिक निषेचन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निषेचन की क्रिया फैलोपियन नलिका में होती है। शुक्राणु गति करते हुए अंडाणु तक पहुँचते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अंडाणु के कोशिका द्रव्य में उपस्थित अगुणित केंद्रक। अंडाणु के कोशिका द्रव्य में उपस्थित अगुणित केंद्रक के साथ शुक्राणु में उपस्थित होकर अगुणित केंद्रक मिलता है, जिसके फलस्वरूप 2n गुणित युग्मनज का फॉर्मेशन होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है निषेचन का महत्व। क्या है? निषेचन का महत्व। तो आगे हमारा है निषेचन का महत्व यानी फर्टिलाइजेशन का महत्व क्या है? तो निषेचन द्वितीयक अंडक को अर्धसूत्री विभाजन सेकेंड पूर्ण करने के लिए प्रेरित करता है। दूसरा है निषेचन द्विगुणित अवस्था अर्थात मनुष्य में 2n = 46 की पूर्ण स्थापना करता है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? यानी इसको हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 2n दिया गया है। यदि आपको इस तरह सवाल मिलता है 2n = 46 है, तो यहाँ पर n यहाँ बाहर आ जाएगा, फिर यहाँ 46 के नीचे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 2 3, यानी इसका राइट आंसर n = 23 आएगा। क्या? 23। यह दो जनकों के गुणों को मिलाकर आनुवंशिक विविधता पैदा करता है। आगे बढ़ते हैं हम। आगे हमारा है प्रारंभिक विदलन या अंतरोपण। प्रारंभिक विदलन व अंतरोपण। पहला पॉइंट हमारा, निषेचन के बाद युग्मक नज अंडवाहिनी के स्थमस वाले क्षेत्र से होता हुआ गर्भाशय की ओर गति करता है। नेक्स्ट है हमारा, अंडवाहिनी की सीलिया युग्मनज को अंडवाहिनी में गर्भाशय की दिशा में ढकेलने का कार्य करते हैं। इसी गति के दौरान युग्मनज में विदलन होते रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, 18 से 16 कोरक खंडों वाला भ्रूण तूतक या मोरुला कहलाता है। ये सभी इंपॉर्टेंट हैं। दिया है ट्रोबोफाल्ट। क्या है? ट्रोकोब्लास्ट स्तर पर दिया है ट्रोफोब्लास्ट स्तर अब गर्भाशय भित्ति के आंतरिक स्तर एंडोमेट्रियम से संलग्न हो जाता है तथा अंतर कोशिका समूह अब भ्रूण के रूप में विभेदित हो जाता है। नेक्स्ट है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट के संलग्न होने पर गर्भाशयी कोशिकाएं तेजी से विभाजित होकर ब्लास्टोसिस्ट को एक ढक लेती हैं। इसके फलस्वरूप ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धंस जाती हैं या अंत स्थापित हो जाती हैं। यही अंतरोपण कहलाता है।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। आपका चैप्टर समाप्त ही होने वाला है। अब क्या है, प्रसव। क्या है, अब हम बात करेंगे प्रसव के बारे में। तो मनुष्य में शिशु का जन्म तकनीकी रूप से प्रसव या पार्टूशियन कहा जाता है। इसकी 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था क्या है हमारा कि इसकी पहली अवस्था में गर्भाशय ही ग्रीवा में फैलाव या प्रसरण शिशु को बाहर आने का मार्ग सुलभ कराता है। एम्नियन इस समय फट जाती है वह एम्नियोटिक द्रव बाहर आने लगता है। दूसरी अवस्था शिशु जन्म की है। शिशु के स्वतः श्वसन प्रारंभ कर देने के बाद नाभि नाल काटा जाता है। यानी जब बच्चे गर्भनाल से बाहर आता है तो उसके जो नाभि नाल हैं उसको ब्लेड या के माध्यम से काट दिया जाता है। नेक्स्ट है, तीसरी अवस्था में अपरा भी गर्भाशय से योनि के रास्ते बाहर निकल आता है। क्या है, तीसरी अवस्था में अपरा भी गर्भाशय से योनि के बाहर निकल आता है। प्रसव एक जटिल तंत्रीय अंतरस्रावी क्रिया विधि है। अब नेक्स्ट है हमारा दुग्ध स्त्राव या लैक्टेशन। क्या है, दुग्ध स्त्राव या लैक्टेशन। तो पहला है सगर्भता के समय स्त्री की स्तन ग्रंथियों में अनेक बदलाव होते हैं तथा स्तन ग्रंथियों में हुए भिन्नन। क्या दिया है, सर्वघनता के समय स्त्री की स्तन ग्रंथियों में अनेक बदलाव होते हैं तथा स्तन ग्रंथियों में हुए भिन्नन के कारण यह सर्वगमता क्या दिया है, सगर्भता की समाप्ति आने पर दुग्ध स्त्राव प्रारंभ कर देती है। नेक्स्ट है, शिशु के जन्म के बाद स्तन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध का उत्पादन व स्त्रावण दुग्ध स्त्रावण कहलाता है। नेक्स्ट है पॉइंट हमारा, मानवीय दूध में शिशु के पोषण के लिए पोषक पदार्थों का आदर्श संतुलन होता है। नेक्स्ट है, दुग्ध स्त्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक निकलने वाला दुग्ध प्रथम स्तन या खीस कहलाता है। तो आज से आपका चैप्टर समाप्त हुआ। क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन्स रिप्रोडक्शन का चैप्टर समाप्त हुआ। बस आपको इतना ही पढ़ना है। इसके आगे अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। अब आपको इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर 4 के बारे में बताया जाएगा। इसमें क्या होगा, जनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बताया जाएगा, यानी किस तरह से हम सुरक्षा या बचाव कर सकते हैं। तो धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद।